दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने कंकाल तंत्र पढ़ लिया था और आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहेगी जोड़ यानी जॉइंट्स। यानी ये भी हड्डियों से संबंधित प्रक्रिया है। जोड़ किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक हड्डियाँ जिस एक जगह आकर संधि स्थल या जुड़ती है उसे जोड़ कहते हैं। तो ये क्या है? तो हड्डियों से संबंधित जितने भी अपने शरीर में जोड़ होते हैं वो जोड़ों की प्रक्रिया होती है। जितने एक ही जगह दो या दो से अधिक हड्डियाँ आती है और वो मिलती है तो उसे जोड़ कहते हैं। ये या तो लिगामेंट से मिलेगी या टेंडन से मिलेगी, तो इसलिए ये जोड़ की प्रक्रिया होती है। अब जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा जो अपन आगे देखें कि जोड़ों का परीक्षण क्या कहलाता है, तो जोड़ों का परीक्षण कहलाता है। और इसके अलावा जो ऑर्थोप्लास्टी है, जोड़ बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। इसके अलावा आर्थराइटिस, जो कि जोड़ों की सूजन होती है, जो कि गठिया, जिसे गठिया बोलते हैं, ये सभी प्रक्रिया अपन देखेंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी जोड़, और जोड़ से संबंधित पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि जोड़ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन आज की इसकी पहला फैक्ट, जोड़ की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक हड्डियां जिस जगह पर आकर संधि यानी जुड़ना, संधि स्थल यानी जुड़ना, संधि स्थल बनाती है तो उसे जोड़ कहते हैं, यानी जॉइंट कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, जोड़ कहते हैं। तो दोस्तों, जब दो या दो से अधिक हड्डियां जिस जगह पर, दो या दो से अधिक हड्डियां कितनी है? दो या दो से अधिक है, और जिस जगह पर आकर क्या बनाती है? संधि स्थल या जुड़ना बनाती है तो उसे जोड़ कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक हड्डी एक जगह आ जाए तो वो जोड़ कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यह हाथ है अपना, अब हाथ की ये ह्यूमरस और ये रेडियस अन्ना, यानी ये तो ह्यूमरस हड्डी आ रही है अपनी ऊपर से एक, और नीचे ये कोहनी के जोड़ पर दो हड्डियां हैं एक साथ, ये दो हड्डियां एक साथ है, जिसे एक को रेडियस और दूसरी को अन्ना। तो ये जिस जोड़ से मिल रही है, ये हड्डियां जिस जोड़ के द्वारा मिल रही है, तो इसे बोलेंगे अपन जोड़। ये क्या है? जोड़ है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दो या दो से अधिक हड्डियां, तो इस जगह तीन हड्डियां की मिल गई एक जगह, तो ये जोड़ कहलाएगा। तो आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा आएगा? जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्थोलॉजी कहलाता है। जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोलॉजी, तो ऑर्थोलॉजी किसे कहेंगे? जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। ऑर्थोलॉजी कहलाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट। अब आगे अगला फैक्ट आएगा ऑर्थोस्कोपिक से कहेंगे तो जोड़ का परीक्षण, यानी जोड़ को जांचना, उसकी प्रक्रिया जांचना कि जोड़ में क्या मिस्टेक है, क्या कुछ है, प्रॉब्लम है, तो जोड़ को देखना किसी भी यंत्र के द्वारा, तो ऑर्थोस्कोपी जिसे जोड़ का परीक्षण कहते हैं। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा? अगला आएगा ऑर्थोस्कोपी। ऑर्थो यानी जोड़ होता है, जहां भी ऑर्थो शब्द मिले उससे हम संबंधित है, वो जोड़ से संबंधित हो। ऑर्थोस्कोपी क्या होता है? तो ऑर्थोस्कोपी कहते हैं दोस्तों जोड़ों का परीक्षण। जोड़ों का परीक्षण करना क्या कहलाता है? तो जोड़ों का परीक्षण करना ऑर्थोस्कोपी कहलाता है। जोड़ों का परीक्षण करना क्या कहलाता है? ऑर्थोस्कोपी कहलाता है। ये भी ध्यान रखना है। अब अगला फैक्ट अपने दोस्तों आएगा ऑर्थोप्लास्टी। ऑर्थो यानी क्या होता है? जोड़। तो ऑर्थोप्लास्टी यानी जोड़ का बदलना, जोड़ को बदलना। जैसे ये जोड़ है, इसको बदल रहे हैं, इसमें कोई समस्या है लिगामेंट की, तो उसको बदल रहे हैं, लिगामेंट को चेंज कर रहे हैं, तो वो
ऑर्थोप्लास्टी कहलाएगी। तो जोड़ के बदलने की प्रक्रिया ऑर्थोप्लास्टी। नेक्स्ट फैक्ट कौन सा आएगा? ऑर्थोप्लास्टी। ऑर्थोप्लास्टी। तो ऑर्थोप्लास्टी का मतलब क्या हुआ? ऑर्थोप्लास्टी देखिए दोस्तों, जोड़ बदलने की प्रक्रिया, जोड़ बदलने की प्रक्रिया, जोड़ बदलने की प्रक्रिया ऑर्थोप्लास्टी कहलाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो जोड़ को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो जोड़ को बदलने की प्रक्रिया ऑर्थोप्लास्टी कहलाएगी। इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट कौन सा आएगा जोड़ से संबंधित? तो उसे बोलेंगे गोएट। गोएट यानी अपन यूरिक अम्ल के ज्यादा स्त्रावन से जोड़ों का जाम होना गोएट कहलाता है। मतलब अपन पेशाब करते हैं, मूत्र करते हैं, पेशाब करते हैं, तो पेशाब में अगर यूरिक अम्ल, यूरिया की मात्रा ज्यादा आ रही है, ज्यादा यूरिया अपने पेशाब के अंदर आ रहा है किडनी की प्रॉब्लम के कारण, तो जोड़ों को जाम होने की समस्या हो जाती है, तो उसे बोलेंगे गोएट। यानी यूरिक अम्ल के ज्यादा स्त्राव से, यानी ज्यादा बाहर निकलने से जोड़ों का जाम होना क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा गोएट। अगले अपनी डेफिनेशन, गोएट, ध्यान रखना गोएट। ये शब्द क्या? यूरिक अम्ल के, यूरिक अम्ल के ज्यादा, यूरिक अम्ल के ज्यादा स्त्रावन से, स्त्रावन से जोड़ों का जाम होना, जाम होना, ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा गोएट। गोएट क्या है? यूरिक अम्ल के ज्यादा स्त्रावन से जोड़ों का जाम होना, तो ये क्या कहलाएगा? गोएट कहलाएगा दोस्तों, गोएट। अब अगला अपना फैक्ट आता है, अगला आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जोड़ों की सूजन, जिसे गठिया भी बोलते हैं। जो अंगुलियां मुड़ जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है, तो वो गठिया हो जाता है, उसे बोलेंगे आर्थराइटिस। यानी जोड़ों की सूजन जिसे गठिया बोलते हैं। अगला फैक्ट आएगा आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस या आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ऑर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? तो ऑर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों की सूजन, जिसे गठिया कहते हैं। जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों में सूजन आना, जिसे गठिया कहते हैं, गठिया कहते हैं। तो जोड़ों में सूजन आना, तो उसे गठिया कहेंगे, तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? तो अभी अपन ने इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में पढ़ा, जब दो या दो से अधिक हड्डियां जिस जगह पर आकर संधि यानी जुड़ती है, तो उसे कहेंगे जोड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जोड़। आगे जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट, जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे ऑर्थोस्कोपी। ऑर्थोस्कोपी मतलब जोड़ों का परीक्षण, जोड़ की जांच करना कि उसमें कोई समस्या तो नहीं है, या कोई समस्या तो उसमें जो चेंजिंग होगा वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा ऑर्थोस्कोपी। आगे ऑर्थोप्लास्टी, अगर जोड़ में कोई समस्या आ गई और उसको बदलना है, जोड़ को चेंज करना है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्थोस्कोपी। तो जोड़ के बदलने की प्रक्रिया, जोड़ के बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो वो ऑर्थोप्लास्टी कहलाएगी। इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे गोएट, अगला शब्द है गोएट। अब गोएट क्या होता है? गोएट यूरिक अम्ल के ज्यादा स्त्राव यानी बाहर निकलने से जोड़ों का क्या हो जाना? तो जोड़ों का जाम हो जाना क्या कहलाता है? गोएट कहलाता है। जैसे अपन पेशाब करते हैं, पेशाब में यूरिया की मात्रा ज्यादा निकल रही है, तो उससे क्या होगी? अपनी हड्डियों के जितने भी जॉइंट है उनमें दर्द होने लग जाएगा और जोड़ जाम होने लग जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? गोएट। आगे आर्थराइटिस, अगला शब्द है आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों में सूजन आना, आर्थराइटिस, जिसे अपन गठिया भी कहते हैं, तो इसे आर्थराइटिस कहते हैं। दोस्तों अपन अभी तक क्या क्या देख लिया, इसके बारे में अपन सभी फैक्ट देख लिए एक बार कि आर्थराइटिस किसे कहते हैं, गोएट, ऑर्थोप्लास्टी, ऑर्थोस्कोपी, ऑर्थोलॉजी और जोड़ किसे कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको इससे जरूर ध्यान रखना है। तो ये सभी संबंधित फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना कि सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला अपना फैक्ट आएंगे दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आगे अगला अपना जो फैक्ट आएंगे वो देखते हैं फिर अपन।
तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अपन इससे अगले वाले फैक्ट, इससे आगे क्या क्या होता है। तो अगला अपना फैक्ट आएगा ऑर्थराइटिस के बाद में ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस, इसमें जोड़ जाम होने के बाद हड्डियां कमजोर यानी क्षरण होने लगता है, जिसे ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा अपना ओस्टियोआर्थराइटिस। देखिए दोस्तों, अपना अगला फैक्ट कौन सा रहेगा? तो अगला फैक्ट रहेगा अपना ओस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस का भी देखा था हमने। ऑर्थराइटिस, इसमें दो शब्द है, ओस्टियो और आर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस का मतलब जोड़ों की सूजन, जिसे गठिया बोलते हैं। लेकिन ओस्टियो, अब हड्डियों के बारे में, इसमें हड्डियां और जुड़ गई ओस्टियो शब्द, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हड्डियों के जाम होने के बाद, यानी हड्डियों में सूजन आने के बाद हड्डियां जाम हो जाती है, जॉइंट जाम हो जाते हैं। जोड़ों के जाम होने के बाद हड्डियां को कमजोर होना यानी क्षरण होना ओस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? जोड़ों के जाम हो जाने के बाद जोड़ों के जाम हो जाने के बाद हड्डियों का क्षरण होना। क्षरण का मतलब कमजोर होते रहना, लगातार क्षरण होना। यानी क्षरण का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लगातार कमजोर होते रहना, लगातार कमजोर होना, उसे बोलेंगे अपन क्षरण। तो ओस्टियोआर्थराइटिस का मतलब जोड़ों के जाम होने पर, ध्यान रखना, जोड़ों के जाम हो जाने पर हड्डियों का क्षरण होना यानी लगातार कमजोर होना ओस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अब दोस्तों, इसके बाद में अपन देखेंगे अगला फैक्ट, जोड़ों के प्रकार, यानी जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जोड़ों के प्रकार को दो प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। एक रचना के आधार पर, दूसरा हलचल के आधार पर। यानी जोड़ों को कितने भागों में बांटेंगे? तो दो आधारों पर बांटेंगे। एक रचना के आधार पर बांटेंगे, रचना के आधार पर जोड़ तीन प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार दूसरा जोड़ हलचल के आधार पर बांटेंगे, तो हलचल के आधार पर भी जोड़ तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन इसको पहले अपन एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, मतलब एक पूरा फॉर्मेट फिर से वापस से को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपन आगे जोड़ के प्रकार, यानी जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जोड़ों को दो आधारों पर बांटा जाता है। सबसे पहले जोड़ों को दो आधारों पर बांटा जाता है, और दोनों ही आधार में जोड़ तीन प्रकार के रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जोड़ों को दो आधारों पर बांटा जाता है। सबसे अगला फैक्ट, जोड़ों को दो आधारों पर बांटा जाता है। अब दो आधार कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। जोड़ों को दो आधारों पर, तो एक आधार तो रहेगा इसमें कौन सा? हलचल के आधार, और एक रहेगा रचना के आधार। दो आधार बन गए। तो इसमें दो आधार में पहला आधार कौन सा निकल के आएगा? तो वो आएगा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। दूसरा अपना आधार कौन सा आएगा? दूसरा अपना आधार रहेगा हलचल के आधार पर। हलचल के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही आधार अलग है। एक रचना के आधार पर देखेंगे, दूसरा जोड़ को हलचल के आधार पर देखेंगे। तो रचना के आधार पर भी जोड़ कितने प्रकार के? तीन। और हलचल के आधार पर भी जोड़ तीन प्रकार के होते हैं। अब रचना के आधार पर जोड़ तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे अपन। तो उसमें पहला जोड़ आएगा और दूसरा तीसरा। तो तीन जोड़ कौन कौन से हुए रचना के आधार पर जोड़? तो पहला आएगा तंतुमय जोड़। तंतुमय जोड़, जिसे इंग्लिश में कहेंगे अपन फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट तंतुमय जोड़। दूसरा आएगा अपना जोड़, तंतुमय के बाद में दूसरा जोड़ आएगा, उसे बोलेंगे कौन सा? उपास्थीमय जोड़। तो दूसरा जोड़ कौन सा आ गया? उपास्थीमय, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे अपन क्या? उसे बोलेंगे इंग्लिश में कार्टिलेज जोड़।
कार्टिलेज जॉइंट, ये भी अपने को ध्यान रखना है, कार्टिलेज जॉइंट। तीसरा जोड़ कौन सा आएगा? तो तीसरा जोड़ इसमें आएगा, उसे बोलेंगे अपन स्नेहक जोड़। स्नेहक जोड़, जिसे स्नेहक जोड़ जिसे इंग्लिश में बोलेंगे साइनोवियल, साइनोवियल जोड़, साइनोवियल जोड़। तो ये तो तीन आधार के किसके हो गए? ये तीन आधार हो गए रचना के आधार पर तीनों जोड़। अब इसको अपन एक एक से पढ़ेंगे, लेकिन स्नेहक जोड़ को भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो स्नेहक जोड़ की और भाग आते हैं। तो स्नेहक जोड़ को देखिए दोस्तों, स्नेहक जोड़ को आगे कितने प्रकारों में। तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट पहला जोड़। स्नेहक जोड़ के बाद आ गई ये भी। दूसरा बॉल एंड सॉकेट के बाद में हिंज, हिंज यानी कब्जेदार, हिंज या कब्जेदार, कब्जेदार। आगे पीवट, पीवट यानी कीलदार, कीलदार। आगे जोड़ उसे बोलेंगे ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग यानी संसर्पी जोड़, संसर्पी। ये देखेंगे ग्लाइडिंग के बाद में अपन देखेंगे कांटल, कांटल जिसे कॉन्डिलॉइड जोड़ भी बोलते हैं अपन। सैडल जोड़, सैडल, सैडल जिसे अपन क्या बोलते हैं? सैडल जोड़ को, सैडल जोड़ को अपन बोलेंगे काठीदार, काठीदार। आगे लास्ट जोड़ आएगा इसके अंदर, वो आएगा कॉन्डिलॉइड जोड़, कॉन्डिलॉइड। ये भी इसमें दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों कॉन्डिलॉइड। तो इस प्रकार अपन ने स्नेहक जोड़ यानी साइनोवियल जोड़ को भी अपन ने कितने 6 भागों में और डिवाइड कर दिया। अब अपना इंपोर्टेंट अगला जोड़, या तो रचना के आधार पर तीन जोड़, तीन को भी अपन ने स्नेहक जोड़ को और आगे बांट दिया। अब अपना जोड़ आएगा अगला कौन सा? हलचल के आधार पर। तो हलचल के आधार पर भी दोस्तों तीन प्रकार के जोड़ होते हैं। तो हलचल में पहला जोड़ चल, दूसरा अल्पचल, तीसरा अचल। चल, अचल और अल्पचल, तीन जोड़ हलचल के आधार पर होंगी। तो देखिए दोस्तों पहला जोड़ कौन सा आएगा इसमें? हलचल। तो अपने हलचल के आधार पर पहला जोड़ आएगा चल, कौन सा? चल जोड़, चल। दूसरा अल्पचल यानी थोड़ा बहुत, अल्पचल। और तीसरा, तीसरा आएगा अपना अचल, जिसमें बिल्कुल भी गति नहीं होती है, अचल। अब दोस्तों चल को अपन दूसरा नाम भी, इसके इंग्लिश नेम भी जरूर ध्यान रखना है। तो चल को अपन दूसरा नाम क्या बोलेंगे? चल का बोलेंगे अपन दूसरा नाम, तो चल जोड़ होता है उसे बोलेंगे डायोथोरेसिस। दूसरा नाम डायोथोरेसिस, डायोथोरेसिस, डायोथोरेसिस। ये भी ध्यान रखना नाम, डायोथोरेसिस। दूसरा अल्पचल है, अल्पचल का दूसरा नाम एम्फियोथोरेसिस, एम्फियोथोरेसिस, एम्फियोथोरेसिस। ये भी ध्यान रखना है, एम्फियोथोरेसिस। ये किसका? अल्पचल का नाम है। अब अचल जिसमें बिल्कुल ही नहीं होती है उसे बोलेंगे साइनोथोरेसिस, साइनोथोरेसिस। इसको बोलेंगे साइनोथोरेसिस, साइनोथोरेसिस। तो देखिए दोस्तों अपन ने जोड़ कितने पढ़ लिए। तो अपन ने जोड़ों के दो आधार पर बांटा गया है। जोड़ों को कितने आधार पर? दो। पहला रचना के आधार पर, दूसरा हलचल के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी जोड़ों को तीन भागों में बांट दिया, तंतु में जोड़, उपास्थ्य में जोड़ और स्नेहक जोड़। तंतु में को फाइब्रस बोलेंगे, उपास्थ्य में को कार्टिलेज जोड़ बोलेंगे और स्नेहक को साइनोवियल जोड़ बोलेंगे। अब जो स्नेहक जोड़ थे उसके भी अपन ने भाग बनाए, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जोड़, पीवट जोड़, ग्लाइडिंग, सैडल और कॉन्डिलॉइड। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये सभी भाग किसके हैं? तो स्नेहक जोड़ के भाग हैं। आगे जो जोड़ का दूसरा आधार में हलचल के आधार पर, अब हलचल के आधार पर भी अपन ने जोड़ों को तीन भागों में बांटा। चल, पहला चल, दूसरा अल्पचल और तीसरा अचल। अब जो चल है उसको अपन ने डायोथोरेसिस बोला, अल्पचल को अपन ने एम्फियोथोरेसिस और अचल को अपन ने साइनोथोरेसिस बोला। इस प्रकार अपन ने पूरा वर्गीकरण देख लिया दोस्तों। यानी जोड़ों का कैसे बांटा जाता है, दो आधारों पर बांट दिया और उसके भाग बना दिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में अपन एक एक जोड़ को पढ़ेंगे। उसमें अपन सबसे पहले
तंतु में जोड़ को, फिर उसके बाद में उपास्थि में जोड़, फिर स्नेह जोड़, और फिर इनके बारे में सभी को पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले इसके बारे में सबसे पहला पढ़ेंगे हलचल के आधार पर, और हलचल के आधार पर जोड़ पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला प्रकार रहेगा इसमें हलचल के आधार पर जोड़ के प्रकार। तो हलचल के आधार पर अपने जोड़ों को 3 प्रकारों में बांटा था, पहला अचल, अलचल और चल। तो पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन हलचल के आधार पर। पहला जोड़ कौन सा है? तो पहला जोड़ रहेगा अपना अचल। पहला जोड़ रहेगा अपना अचल। अचल देखिए दोस्तों, अचल। अचल को अपन ने क्या बोला था? इसे बोला था अपन ने, क्या बोला था? अचल जिसमें बिल्कुल भी गति नहीं हो रही थी, उसे बोला था साइनोथोरेसिस। साइनोथोरेसिस। साइनोथोरेसिस, इसे अपन ने क्या बोला था? साइनोथोरेसिस। तो देखिए दोस्तों, अपना अचल, इसका नाम में छुपा है अचल, जिसका बिल्कुल भी चल, जिसमें कोई गति नहीं हो, ऐसा जोड़ जिसमें बिल्कुल भी गति नहीं होती है, उसे अचल बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। दूसरी बात कि इसमें हड्डियां एक दूसरे में आरी के दांतों के समान, यानी आरी का मतलब ऐसे जॉइंट की तरफ फंसी हुई होती है, इसमें हड्डियां एक दूसरे में आरी के दांतों के समान फंसी हुई होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा किसमें? खोपड़ी में, और जो स्टर्नम हड्डी होती है उसमें अचल जोड़ पाया जाता है। तो ये तीनों फैक्ट इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहला फैक्ट लिखेंगे अचल जोड़ के बारे में। इसमें यानी ऐसे जोड़ में, यानी ऐसे जोड़ में, ऐसे जोड़ में, ऐसे जोड़ में, यानी ऐसे जोड़ों में बिल्कुल भी गति संभव नहीं होती है। ये पहला ध्यान रखना है। इसमें ऐसे जोड़ों में बिल्कुल भी गति संभव नहीं होती है। अगला फैक्ट कौन सा आएगा अचल से? इसमें हड्डियां आपस में आरी जानते हैं ना अपन, जो अपने काम करते हैं, जो जिसके दांत बहुत से ऐसे दांत से होते हैं, तो आरी यानी जेली, तो इसमें एक दूसरे में फिट होती है। तो आरी के दांतों के समान एक दूसरे में फंसी रहती है। यानी हड्डियां इसमें एक दूसरे में आरी के दांतों के समान फंसी रहती है। उदाहरण के तौर पर ये कहाँ पाया जाएगा? उदाहरण के तौर पर देखिए अपन इसको, तो ये खोपड़ी में यानी कपाल में, खोपड़ी में, और दूसरा स्टर्नम हड्डी, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? तो इसमें पाया जाएगा जो खोपड़ी में दूसरा जोड़, सूचर भी बोलते हैं इसे, सूचर जोड़ भी बोलते हैं, सूचर जोड़। तो ये किस में पाए जा रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं हलचल के आधार पर पहला जोड़, जिसका नाम है अचल जोड़। अचल जिसे साइनोथोरेसिस भी कहते हैं। ऐसे जोड़ में बिल्कुल भी गति संभव नहीं होती, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे इसमें हड्डियां आपस में आरी के दांतों के समान एक दूसरे में फंसी रहती है। जैसे आरी होती है ना, ये होती है, मान लो कोई ये आरी है, तो इसमें अब इधर ये एक आरी, दूसरी आरी, तो इसमें इस प्रकार आपस में एक दूसरी आरी, तो एक दूसरे में ये फंसी हुई है, तो ये आरी के दांतों के समान फंसी हुई। उदाहरण के तौर पर ये खोपड़ी में पाया जाता है, और स्टर्नम हड्डी में ये अचल जोड़ पाया जाता है। तो दोस्तों, अपन ने पहला जोड़ देख लिया, कौन सा? अचल। हलचल के आधार पर अचल। अब देखेंगे दोबारा अपन अल्पचल। अल्पचल का मतलब ऐसे जोड़ जिसमें थोड़ी बहुत गति संभव होती है, और इसमें कौन कौन सी जगह पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा हाथ की टिबिया रेडियस अल्नार हड्डी, और पैरों की टिबिया फिबुलर हड्डी में पाया जाता है। तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों, आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं अपन हलचल के आधार पर दूसरा जोड़, जिसे अपन अल्पचल बोलेंगे, यानी थोड़ा बहुत गति होगी उसमें, तो अगला जोड़ आएगा अपना अल्पचल जोड़, यानी अल्पचल जॉइंट। तो अगला जोड़ रहेगा अपना अल्पचल। देखिए दोस्तों, अपना अगला जोड़, दूसरा जोड़ आता है अपना अल्पचल जोड़। अल्पचल यानी थोड़ा बहुत, अल्पचल जोड़, जिसे इंग्लिश में अपन क्या बोला था, उसे बोला था एम्फिओथोरेसिस। थोरेसिस, ये भी अपने को ध्यान रखना है इन नामों को भी। तो इसे अल्पचल जोड़ या एम्फिओथोरेसिस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अल्पचल जोड़ क्या होता है। अल्पचल का मतलब उसमें थोड़ी बहुत गति संभव होती है। तो ऐसा जोड़ जिसमें थोड़ी बहुत गति संभव होती है, ये किसमें पाया जाता है, तो हाथ की रेडिएशन और पैर की टिबिया फिबुला में पाया जाता है। बस इतना ही फैक्ट ध्यान रखना अपने को। तो इसमें जो इसकी पहला इसकी फैक्ट आएगा, अल्पचल का मतलब ऐसे जोड़ों में थोड़ी बहुत गति संभव होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, थोड़ी बहुत गति संभव होती है। ये उदाहरण के तौर पर किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाएंगे हाथ की रेडियस और अल्नार डी, पैर की टिबिया और फिबुला हड्डी, ये भी अपने को ध्यान रखना है, पैर की टिबिया फिबुला हड्डी। तो ये किस में पाए जाते हैं दोस्तों, अल्पचल मतलब थोड़ा बहुत गति संभव होती है। देखिए दोस्तों, इसे एम्फिओथोरेसिस जोड़ भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे जोड़ों में थोड़ी बहुत यानी बहुत ही कम, थोड़ी बहुत गति यानी बहुत ही कम गति संभव होती है। ये अपने को ध्यान रखना। इससे आगे उदाहरण के तौर पर किस में पाया जा रहा है, तो हाथ की रेडियस और अल्नार डी पाया जा रहा है, और पैर की टिबिया और फिबुला डी पाया जा रहा है। कौन सा, अल्पचल जोड़। दोस्तों, हलचल के आधार पर अपने दो जोड़ पढ़ लिए, पहला अचल, दूसरा अल्पचल, और अगला जोड़ आएगा अपना चल का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा गति संभव होती है और शरीर में सबसे ज्यादा ये जोड़ पाया जाता है। तो अगला अपना जोड़ रहेगा, तो अगला तीसरा जोड़ कौन सा रहेगा, उसे बोलेंगे अपन चल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर चलते आगे। तो चल के ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन तीसरा जोड़ हलचल के आधार पर, जिसे अपन बोलेंगे चल जोड़। कौन सा, चल जोड़। तो चलिए दोस्तों, अपना अगला जोड़ आता है हलचल के आधार पर, तीसरा जोड़ रहेगा अपना, वो रहेगा चल जॉइंट। तीसरा कौन सा, चल। तो तीसरा जोड़ आता है अपना चल, जिसे अपन चल को क्या बोल रहे थे, तो चल जोड़ को अपन बोल रहे थे साइनोथोरेसिस। क्या बोल रहे थे, सॉरी, डायोथोरेसिस। क्या, डायोथोरेसिस। तो तीसरा जोड़ रहेगा अपना डायोथोरेसिस। ये देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, चल का मतलब जो सबसे ज्यादा गति करता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट करता है, और शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जोड़ चल जोड़ होता है। तो इसके दोनों फैक्ट क्या लिखेंगे, इसके बारे में दोनों फैक्ट लिखिए। ये है सबसे ज्यादा गति करता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा गति करता है। अगला पॉइंट, ये है शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ये शरीर में चल जोड़ के बारे में, जो कि हलचल के आधार पर तीसरा प्रकार का जोड़ चल, जिसे डायोथोरेसिस कहते हैं, ये सबसे ज्यादा गति करता है और शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो भी कौन सा जोड़ है, वो भी चल जोड़ है। तो दोस्तों, अपन ने हलचल के आधार पर तीन जोड़ चल, अचल और अल्पचल पढ़ लिए। अब
अब दूसरा अपना आधार रहेगा यानी रचना के आधार पर। तो पहला जोड़ आएगा उसमें अपना तंतु में यानी फाइब्रस जोड़, दूसरा कार्टिलेज जोड़ उपास्थि में, और तीसरा आएगा स्नेक यानी साइनोवियल। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपना हलचल के बाद में दूसरा जोड़ आएगा, दूसरा आधार आएगा रचना के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपन दूसरे आधार पर यानी जोड़ का दूसरा आधार। तो दूसरा आधार रहेगा अपना जोड़ का, वो रहेगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और दोस्तों रचना के आधार पर भी हमने जोड़ों को 3 भागों में बांटा था। तो दूसरा आधार कौन सा है? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, आधार पर। अब देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर भी जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, तंतु में, उपास्थि में और स्नेह। तो पहला जोड़ आएगा अपना तंतु में। कौन सा? तंतु में जोड़, जिसे अपन क्या बोल रहे थे? तंतु में जोड़ को बोल रहे थे अपन फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। अब देखिए दोस्तों, तंतु में जोड़ क्या होता है ये आपको मैं पहले ही बता दूं। तंतु में जोड़ क्या होता है? तो ये जोड़, इस जोड़ में यानी सेम टू सेम कौन सा जोड़ है? जो अचल, हलचल के आधार पर बढ़ा था, अचल जिसमें बिल्कुल भी गति संभव नहीं थी, वही जोड़ है। तो इसमें भी वही रहेगा। इसमें हड्डियों के किनारे पर फाइबर पाए जाते हैं और इस जोड़ में क्या होता है? इस जोड़ में भी हड्डियां एक दूसरे में आरी के दांतों के समान फंसी हुई रहती है और ये इसमें गति बिल्कुल भी संभव नहीं होती है। ये भी वही सेम टू सेम जॉइंट है। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें पहला फैक्ट रहेगा, इसमें तंतु में इस जोड़ में, इस जोड़ में हड्डियों के किनारों पर क्या पाया जाता है? हड्डियों के किनारों पर फाइबर पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, क्योंकि फाइबरस जॉइंट है ये, नाम में लिखा है क्या? फाइबर्स। तो हड्डियों के किनारों पर क्या पाए जाते हैं? फाइबर पाए जाते हैं। आगे इसमें यानी तंतु में जोड़ में, इसमें हड्डियां एक दूसरे में आरी के दांतों के समान, यानी अचल जोड़ में था ना उस टाइम में, वो कब हुई है? आरी के दांतों के समान, आरी के दांतों के समान एक दूसरे में फंसी रहती है। ये भी ध्यान रखना है, फंसी रहती है। और उदाहरण के तौर पर ये पाया जाता है, तो सेम टू सेम वही जॉइंट है। इसमें भी तंतु में जोड़ वहीं पाया जाएगा, वहां पर खोपड़ी में, और स्टर्नम हड्डी, ये भी आपको ध्यान रखना। तो फाइब्रस यानी तंतु में जोड़, इस जोड़ में हड्डियां क्या होती है? किनारों पर क्या पाई जाती है? तो फाइबर पाई जाती है, क्योंकि जोड़ी का नाम ही फाइबरस जॉइंट है। आगे इसमें हड्डियां एक दूसरे में आरी के दांतों के समान फंसी हुई होती है, वो भी इंपोर्टेंट है। और ये खोपड़ी में और स्टर्नम हड्डी में पाया जाता है। तो दोस्तों, अपन ने रचना के आधार पर भी जोड़ को, पहला जोड़ पढ़ लिया तंतु में जोड़ यानी फाइबरस जोड़। अब पढ़ेंगे अपन दूसरा जोड़ यानी उपास्थि में जोड़, जिसे अपन कार्टिलेज जोड़ कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप इसके दूसरे प्रकार को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना दूसरा और इम्पोर्टेंट जोड़ आएगा अब रचना के आधार पर, उपास्थि में जोड़ यानी कार्टिलेज जॉइंट। दूसरा जोड़ कौन सा है? कार्टिलेज जॉइंट है। कार्टिलेज का मतलब उपास्थि। तो ऐसे जोड़ों में हल्की फुल्की गति संभव होती है। सबसे पहला फैक्ट, कार्टिलेज यानी उपास्थि में जोड़ों में, ऐसे जोड़ों में हल्की फुल्की गति संभव होती है। दूसरा कि दो हड्डियों के बीच में उपास्थि यानी उपास्थि की क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। उपास्थि किसे कहते हैं? तो जो नर डी और मांसपेशी यानी बीच की होती है उसे उपास्थि कहते हैं। तो ऐसे जोड़ में दो हड्डियों के बीच में उपास्थि पाई जाती है, और उपास्थि में साइनोवियल द्रव यानी चिकचिका, जो चिकना पदार्थ होता है ल्यूब्रिकेंट, उसे बोलते हैं साइनोवियल द्रव। तो उपास्थि के परत में साइनोवियल द्रव का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अगर वो द्रव नहीं रहेगा तो ही तो कम हलचल कर रहा है। अगर साइनोवियल द्रव आ जाएगा तो ज्यादा हलचल करेगा। इसके बारे में फैक्ट बातें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे उपास्थि में जोड़ में ऐसे जोड़ों में हल्की फुल्की
हल्की फुल्की गति संभव होती है। ये जोड़ किसके समान है? तो सेम टू सेम जो हलचल में पढ़ा था अपन ने, उसमें अल्पचल जोड़ पढ़ा था, अल्पचल जोड़ की तरह है ये भी सेम। तो इस ऐसे जोड़ में हल्की फुल्की गति संभव होती है। दूसरा, ऐसे जोड़ों में दो हड्डियों के बीच में एक उपास्थि की परत पाई जाती है। तो उपास्थि की परत पाई जाती है, लेकिन उपास्थि की परत में क्या नहीं होता? तो उसमें चिपचिपा पदार्थ नहीं होता, यानी चिकनी नहीं होती। तो उसमें क्या नहीं होता? साइनोवियल दरों का अभाव होता है। तो अगला फैक्ट, उपास्थि में साइनोवियल, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, साइनोवियल द्रव जो चिकना होता है, साइनोवियल द्रव का अभाव होता है। अभाव मतलब वो नहीं होता है। अगर ये चिकना पदार्थ रहेगा तो ज्यादा मूवमेंट करेगा, तो वो तो चल जोड़ बन जाएगा। तो फिर ये होता है। उदाहरण के तौर पर ये किस में पाया जाता है? तो मेरुदंड में पाया जाता है। मेरुदंड में कौन सा? मेरुदंड के अंदर उपास्थि में जोड़ पाया जाता है। ये भी पसलियों में पाया जाता है। तो पसलियों में भी उपास्थि में जोड़ लिख सकते हैं अपन, पसलियों में। आगे देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर जोड़। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो जोड़ होते हैं, वो कोई एक ही जगह फिक्स नहीं होते हैं। यानी मेरुदंड में, उपास्थि में भी हो सकता है, इसके अलावा दूसरा जोड़ भी पाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या मेरुदंड में पाया जा रहा है, फिर पसलियों में पाया जा रहा है, इसलिए अपन नाम लिख रहे हैं। तो उपास्थि में का मतलब कार्टिलेज जॉइंट। ऐसे जोड़ों में क्या हल्की फुल्की गति संभव होती है, ये भी ध्यान रखना, बहुत कम गति होती है। दूसरा, ऐसे जोड़ों में दो हड्डियों के बीच में क्या उपास्थि की परत पाई जाती है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। और उपास्थि में साइनोवियल द्रव का अभाव होता है, मतलब ये नहीं पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगर साइनोवियल द्रव पाया जाएगा तो वो चल जोड़ बढ़ जाएगा। और ये किसमें? मेरुदंड में और पसलियों में पाया जाता है। तो दोस्तों अपना दूसरा रचना के आधार पर दूसरा जोड़ उपास्थि में जोड़ आ गया। अब पढ़ेंगे अपन तीसरा जोड़, जिसे स्नेहक जोड़ कहते हैं, जिसे साइनोवियल जोड़ कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पढ़ते हैं अपन इसका तीसरा जोड़, यानी रचना के आधार पर तीसरा जोड़ आएगा, वो रहेगा अपना तीसरा इंपॉर्टेंट जोड़, उसे बोलेंगे अपन स्नेहक जोड़, जिसे अपन साइनोवियल जोड़ भी बोलते हैं, स्नेहक जोड़। चलिए दोस्तों, तीसरा जोड़ रहेगा अपना इंपॉर्टेंट, तीसरा जोड़ स्नेहक, जिसे अपन क्या बोल रहे थे? साइनोवियल जोड़। देखिए दोस्तों, अब स्नेहक जोड़ के बारे में पढ़ेंगे अपन। स्नेहक जोड़ क्या होता है? तो ऐसा जोड़ जिसमें उपास्थि की परत तो पाई जाती है, लेकिन उसके बीच में, उपास्थि की परत के बीच में साइनोवियल द्रव पाया जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गति कर सकता है। तो ये सेम टू सेम कैसा हुआ? तो हलचल के आधार पर जो चल जोड़ पढ़ा था अपन, चल, उसका प्रकार हुआ ये भी। तो ये तीसरा जोड़ स्नेहक जोड़ कहते हैं, उसके बारे में देखिए। इसमें उपास्थि, क्योंकि इससे पहले वाले जोड़ पढ़ा था अपन ने उपास्थि, उसमें भी उपास्थि की परत, लेकिन द्रव नहीं था, यानी साइनोवियल द्रव नहीं पाया जा रहा था, लेकिन इसमें पाया जाएगा। इसमें उपास्थि तो पाई जाती है, लेकिन उसमें लुब्रिकेंट, चिपचिपा पदार्थ, लुब्रिकेंट, जिसे अपन क्या बोलेंगे? लुब्रिकेंट को साइनोवियल द्रव, क्योंकि नाम ही है स्नेहक का, दूसरा साइनोवियल, तो इसमें लुब्रिकेंट, साइनोवियल द्रव, लुब्रिकेंट पाया जाता है, जिससे यह सभी दिशाओं में गति
कर सकता है, कर सकता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों तीसरा अपना इस रचना के आधार पर जोड़ स्नेह जोड़ जिसे साइनोवियल जोड़ बोलते हैं, इसमें उपास्थि की परत पाई जाती है लेकिन उसमें लुब्रिकेंट कौन सा साइनोवियल ध्रुव पाया जाता है, इसलिए ये सभी दिशाओं में क्या करता है, गति कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों रचना के आधार पर भी अपन ने 3 जोड़ पढ़ दिए, कौन सा, पहला फाइब्रस जोड़ यानी तंतु में, दूसरा उपास्थि में जिसे अपन कार्टिलेज, और तीसरा जोड़ पढ़ लिया अपना स्नेह यानी साइनोवियल जोड़। अब दोस्तों जो अपन ने जो इसका डिवाइडेशन किया था उस टाइम में देखा था कि साइनोवियल जोड़ के भी अपन ने भाग पढ़े थे, तो उसमें अब साइनोवियल जोड़ का पहला भाग आएगा उसे कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जोड़। तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं अपन। तो चलिए तो दोस्तों अपन स्नेह जोड़ का पहला भाग पढ़ेंगे, यानी ये जोड़ जो अपन ने कौन सी रचना के आधार पर तीसरा जोड़ था स्नेह जोड़, इसके बाद पढ़ेंगे अपन। तो इसका पहला भाग आएगा अपन, पहला भाग स्नेह जोड़ का पहला भाग उसे बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जोड़, सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जिसे कहेंगे हिंदी में कहेंगे उल्लू खल जोड़, उल्लू खल, उल्लू खल भी कहते हैं इसे, ये भी ध्यान रखना, उल्लू खल जोड़। तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ इसका अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों ये इस जोड़ में सबसे अधिक गति की संभावना होती है, ये इस जोड़ में सबसे अधिक गति पाई जाती है, यानी सभी दिशाओं में गति कर सकता है। दूसरा कि इसमें एक हड्डी का सिर उत्तल और दूसरी हड्डी का सिर गोल होता है जिससे वो आपस में फंसे हुए होते हैं, यानी मान लो ये हड्डी है, ये क्या है, एक हड्डी, ये तो हड्डी है, कंधे की हड्डी मान लो, तो एक हड्डी का सिर तो क्या रहेगा इसमें उत्तल, ऐसे रहेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एक हड्डी, और दूसरी हड्डी का सिर गोल रहेगा, इसमें कैसा रहेगा, गोल, ये गोल रहेगा ऐसे, तो इसमें फिट रहता है। ये देखिए ये तो उत्तल हो गया इसके ऊपर दूसरी हड्डी और दूसरी इसमें घुस रही है, तो ये क्या हो गया, ऐसे फिट हो रही है, तो ये सभी दिशाओं में मूवमेंट कर सकता है। तो इसमें देखिए बॉल एंड सॉकेट में इसकी क्या लिखेंगे, इस जोड़ में सबसे ज्यादा गति की, यानी सभी दिशाओं में मूवमेंट करने की गति की क्षमता होती है, क्षमता होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, क्षमता होती है। दूसरा फैक्ट क्या लिखेंगे इसमें, इस जोड़ में, इस जोड़ में एक हड्डी का सिर उत्तल और दूसरी हड्डी का सिर गोल होता है, और आपस में एक दूसरे में फिट रहती है। ये देखिए कंधे की कौन सी हड्डी है, तो ये कंधे की, ये तो हो गई हुमरस, और ये हो गई कौन सी, क्लेविकल, तो इसमें ये फिट है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या हुआ, इस जोड़ में सबसे अधिक गति की क्षमता होती है, कौन सी, बॉल एंड सॉकेट जिसे उल्लू खल भी बोल रहे हैं। इस जोड़ में एक हड्डी का सिर क्या होता है, उत्तल, और दूसरी हड्डी का सिर कैसा होता है, तो गोल, ये भी ध्यान रखना, और एक दूसरे में क्या होती है, तो फिट रहती है। उदाहरण के तौर पर किस में पाई जाएगी, तो उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो ये किस में पाई जाती है, ये जोड़ ध्यान रखना, बॉल एंड सॉकेट जोड़ शरीर में 2 ही जगह पाया जाता है, एक कंधे में दूसरा कूल्हे में, ध्यान रखना। तो ये जोड़ कंधे में और दूसरा कूल्हे में पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये देख लिया अपन ने बॉल एंड सॉकेट जोड़, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन इसके दूसरा जोड़, स्नेह का दूसरा जोड़ जिसे अपन जिसे अपन हिंज यानी कब्जेदार जोड़ बोलते हैं, वो भी दूसरा जोड़ देखेंगे अपन। चलिए दोस्तों अपन देखते हैं अपन दूसरा जोड़ जिसे अपन क्या बोलेंगे, कब्जेदार, या फिर उसे बोलेंगे अपन हिंज जोड़। तो दूसरा जोड़ जिसे अपन हिंज जोड़ बोलते हैं, तो दूसरा जोड़ आएगा अपना हिंज जिसे कब्जेदार जोड़ भी कहते हैं या कोर जोड़ भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दूसरा जोड़ कौन सा आएगा अपना, यानी स्नेह का दूसरा जोड़
जिसे अपन हिंज 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 कहते हैं, यानी हिंज का मतलब कब्जेदार, कब्जेदार या कोर जोड़, कोर जोड़ भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, कोर जोड़ भी इसे कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हिंज जोड़ का होता है। हिंज का मतलब कब्जेदार, कब्जा का मतलब एक ही दिशा में खुलती है, जैसे कोनी एक ही साइड में खुलती है, दूसरी साइड में नहीं खुलती, तो ये देखिए नीचे ही खुलती है, एक ही साइड में फोल्डिंग, और इसके बाद में नीचे नहीं जा रही है, इधर ही रह रही है लास्ट, तो इसे कब्जेदार, यानी जैसे कि दरवाजे के गेट होता है वो एक ही साइड में खुलता है, बाहर की साइड में नहीं खुलता, एक ही साइड में, तो उसे कब्जेदार जोड़ कहेंगे। तो ऐसे जोड़ों में फोल्डिंग की क्रिया होती है, सिर्फ फोल्ड होना, इसके बाद में वापस नहीं खुलती है, फोल्ड होना, तो इस ऐसे जोड़ों में फोल्डिंग की क्रिया होती है। ऐसे जोड़ों में एक ही दिशा में गति संभव होती है, और ये किस में पाया जाता है, जैसे जबड़े में, कोहनी में, अंगुलियों में, इसमें पाया जाता है। तो इसके लिए कहेंगे अपन ऐसे, यानी हिंज जोड़, कब्जेदार जोड़, ऐसे जोड़ों में ऐसे जोड़ों में फोल्डिंग की क्रिया होती है, फोल्डिंग की क्रिया होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे ऐसे जोड़ों में केवल एक दिशा में ही गति होती है, ये भी ध्यान रखना, गति एक दिशा में ही होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर जबड़े में कौन सी हिंज जोड़, कब्जेदार जोड़ पाया जाता है जबड़े में। इसके अलावा कौन किस में पाया जाएगा, तो कोहनी में, अंगुलियों में और पैर के घुटने में, तो ये इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों हिंज जोड़, कब्जेदार जोड़, ऐसे जोड़ में फोल्डिंग की क्रिया होती है, यानी ये सीधा खुलता ही है, एक ही साइड में खुलता है। जैसे मान लो ये हड्डी है, ये पैर की, सॉरी हाथ की क्या है, हाथ की ह्यूमरस, और ये आगे रेडियस और अल्ना, तो ये सिर्फ एक ही, यानी इधर ही जाएगी, अंदर की तरफ ही झुकेगी, बाहर की तरफ इधर की साइड नहीं खुलेगी, ये बाहर की साइड नहीं खुलेगी, तो इसमें फोल्डिंग की क्रिया ही होगी। दूसरी बात, ये जबड़े में भी पाया जाता है, और कोहनी, अंगुलियों में और घुटने में पाया जाता है। तो हिंज जोड़ को अपन देख लिया दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इससे अगला तीसरा जोड़ आएगा पीवट जोड़, यानी कीलदार जोड़। चलिए दोस्तों आपने ले लिया हुआ इसका स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अपन तीसरा जोड़, जिसे अपन बोलेंगे हिंज पीवट या कीलदार जोड़। तीसरा जोड़ कौन सा आएगा, इस नेक का तीसरा भाग आएगा, उसे बोलेंगे अपन पीवट। तीसरा पीवट, जिसे अपन कीलदार या दुराग्रह भी जोड़ भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, दुराग्रह जोड़ भी कहते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, पीवट या कीलदार में क्या होता है, ऐसे जोड़ों में केवल कौन सी गति होती है, तो ऐसे जोड़ों में केवल रोटेशन यानी घूमने वाली गति होती है। कील का मतलब एक कील के ऊपर घूमने वाली गति होती है, रोटेशन वाली गति होती है। दूसरा, ये जोड़, इस जोड़ में एक हड्डी के अंदर दूसरी हड्डी का सिर घुसा हुआ रहता है, एक हड्डी के अंदर दूसरी हड्डी घुसी रहती है, जिससे वो सभी दिशाओं में क्या करती है, मूवमेंट करती है। ये जोड़ शरीर में केवल एक ही जगह पाया जाता है, सिर्फ गर्दन में। ध्यान रखना, कीलदार जोड़ सिर्फ गर्दन में पाया जाता है। जैसे कि ये गर्दन है, इस गर्दन में रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी का दो हड्डियां होती है रीढ़ की हड्डी की शुरुआत की, जिसे एटलस और एक्सिस कहते हैं। तो एटलस हड्डी के अंदर एक्सिस घुसी रहती है, और एटलस के ऊपर खोपड़ी टिकी हुई होती है, जिससे अपन पूरी खोपड़ी का मूवमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पीवट जोड़ में, इस जोड़ में केवल रोटेशन यानी मूवमेंट करने वाली, रोटेशन घूमने वाली, रोटेशन होता है, सिर्फ रोटेशन होता है। इसमें एक हड्डी का सिर दूसरी हड्डी में घुसा रहता है। इसमें एटलस
एटलस हड्डी, हड्डी में एक्सिस, एक्सिस हड्डी, एटलस हड्डी में एक्सिस हड्डी घुसी रहती है, घुसी रहती है, ये भी ध्यान रखना। और ये कहाँ पाया जाता है? उदाहरण के तौर पर तो सिर्फ और सिर्फ गर्दन में पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, गर्दन में पाया जाता है। तो दोस्तों अपने क्या देखा, पिवट या केंद्रक दुराग्रह जोड़, इस जोड़ में केवल क्या होता है? रोटेशन यानी घूमने वाली चक्राकार गति होती है, सिर्फ चक्राकार गति है। दूसरी इसमें क्या होता है? तो इसमें एक हड्डी का सिर दूसरी हड्डी में घुसा रहता है, यानी एटलस हड्डी के अंदर एक्सिस हड्डी घुसी रहती है, ये भी ध्यान रखना है, एटलस हड्डी। और जिससे ये किस में पाया जाता है? तो सिर्फ गर्दन में पाया जाता है। तो गर्दन में एटलस हड्डी के अंदर एक्सिस हड्डी घुसी रहती है और एटलस के ऊपर खोपड़ी टिकी हुई होती है जो अपन घुमा सकते हैं। तो दोस्तों ये अपना तीसरा जोड़ पिवट जोड़ हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन इससे आगे के जोड़ ग्लाइडिंग जोड़ पढ़ेंगे, यानी संसर्गी जोड़ पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपन चौथे जोड़ के ऊपर। जो चौथा जोड़ पढ़ेंगे अपन, स्नेह का चौथा प्रकार कौन सा आएगा? तो उसे बोलेंगे ग्लाइडिंग जोड़, जिसे संसर्गी जोड़ भी कहते हैं। कौन सा आएगा? ग्लाइडिंग जोड़। चौथा जोड़ है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, जिसे हिंदी में बोलेंगे संसर्गी जोड़, संसर्गी। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, संसर्गी या ग्लाइडिंग का, इसमें एक हड्डी का चपटा हिस्सा दूसरी हड्डी पर फिसलता है, एक हड्डी का चपटा हिस्सा दूसरी हड्डी पर फिसलता है, ये क्रिया होती है ग्लाइडिंग यानी फिसलना। तो संसर्गी एक दूसरे के ऊपर फिसलता है। इसमें सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड की क्रिया होती है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी आगे पीछे की क्रिया होती है। और ये किस में पाया जाता है? तो ये शरीर में स्कैपुला और क्लेविकल हड्डी, जो क्लेविकल जो सामने की कॉलर बोन भी बोलते हैं ब्यूटी बोन, और जो पीछे की हड्डी कंधे की उसे स्कैपुला, तो स्कैपुला और क्लेविकल के अंदर ये कौन सा ग्लाइडिंग जोड़ पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में अपन क्या लिखेंगे फैक्ट के रूप में? इस जोड़ में केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, यानी आगे पीछे बैकवर्ड की क्रिया होती है, ये अपने को ध्यान रखना। आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड की क्रिया होती है इसमें, यानी ग्लाइडिंग जोड़ में, इसमें एक हड्डी का चपटा सिर दूसरी हड्डी पर फिसलता है, दूसरी हड्डी पर फिसलता है, दूसरी हड्डी पर फिसलता है। और ये सिर्फ किस में पाया जाता है? तो ये उदाहरण के तौर पर ये किस में पाया जाएगा? तो उदाहरण के तौर पर ये सिर्फ स्कैपुला, जो कंधे की हड्डी है पीछे की स्कैपुला, और कंधे के अगली हड्डी जिसे क्लेविकल बोलते हैं, स्कैपुला और क्लेविकल में पाया जाता है, क्लेविकल में पाया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो अपना चौथा जोड़ कौन सा आ गया? तो चौथा जोड़ ग्लाइडिंग यानी संसर्गी। इसमें इस जोड़ में केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी आगे और पीछे की क्रिया होती है, और इसमें एक हड्डी का चपटा हिस्सा दूसरी हड्डी पर क्या करता है? फिसलता है, ये भी ध्यान रखना। और एक इसमें जो कंधे की स्कैपुला और क्लेविकल हड्डी में पाया जाता है, जो स्कैपुला पीछे और क्लेविकल आगे होती है। दोस्तों ये अपना चौथा जोड़ स्नेह का आ गया। अब अगला जोड़ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, अपना अगला जोड़ आएगा वो स्नेक जोड़ का अगला भाग रहेगा अपना सेडल जोड़। पांचवा भाग कौन सा रहेगा इसका? तो सेडल जोड़, जिसे अपन हिंदी में बोलेंगे काठीदार। देखिए दोस्तों, सेडल जोड़ या काठीदार जोड़ ये किस में पाया जाता है? तो इस जोड़ में क्या होता है? तो इस जोड़ में रोटेशन यानी घूमने के अलावा सभी क्रियाएं होती है, घूमना नहीं है बाकी सब क्रियाएं होती है।
और इसमें एक हड्डी का उत्तल हिस्सा दूसरी हड्डी का अवतल हिस्सा होता है और एक दूसरे में फंसे हुए रहते हैं। और ये जोड़ केवल शरीर में एक ही जगह पाया जाता है, सिर्फ अंगूठे के अंदर। इसमें रोटेशन के अलावा सब कुछ क्रियाएं होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो सेडल जोड़ के बारे में क्या हुआ, इस जोड़ में रोटेशन यानी घूमना, रोटेशन का मतलब गोल गोल घूमना, रोटेशन के अलावा सभी क्रियाएं होती है, सिर्फ रोटेशन नहीं होता, क्रियाएं होती है। आगे अगला क्या आएगा, इसमें इस जोड़ में इसमें एक हड्डी का एक भाग उत्तल होता है और दूसरी हड्डी का भाग कैसा होता है, अवतल होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और एक दूसरे में फंसी रहती है, ये भी ध्यान रखना, फंसी रहती है। तो उदाहरण के तौर पर किसमें पाया जाएगा, तो उदाहरण के तौर पर ये जोड़ सिर्फ हाथ के अंगूठे में पाया जाता है, ये जोड़ सिर्फ अंगूठे में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है। कौन सी जगह, अंगूठे में पाया जाता है। और इसमें होता क्या है, इस जोड़ में रोटेशन के अलावा, ध्यान रखना, रोटेशन के अलावा सभी क्रियाएं होती है, रोटेशन नहीं होता। और इसमें एक हड्डी का कैसा उत्तल भाग होता है और दूसरी हड्डी का भाग कैसा होता है, तो वो अवतल होता है और एक दूसरे में क्या होती है, तो फंसी रहती है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो सिर्फ अंगूठे में पाया जाता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता। तो दोस्तों इस नए जोड़े में चौथा सैंडल जिसे कांटेदार बोलते हैं। अगला जोड़ अपना कौन सा आएगा, कॉर्डिलॉइड। लेकिन उससे पहले अपन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपना लास्ट जोड़, इस स्नेक का लास्ट भाग आएगा अपना कॉर्डिलॉइड। देखिए दोस्तों, अपना लास्ट और इंपोर्टेंट 5-6 भाग आ रहा है स्नेक का, वो देखते हैं अपन कॉर्डिलॉइड। तो अपना लास्ट भाग आएगा 6ठा भाग, उसे बोलेंगे कॉर्डिलॉइड जोड़। देखिए दोस्तों, अब जो कॉर्डिलॉइड जोड़ होता है, ये क्या होता है, इस जोड़ में सबसे ज्यादा भार उठाने की क्षमता होती है। इस जोड़ में, कॉर्डिलॉइड जोड़ में सबसे ज्यादा भार उठाने की क्षमता होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये शरीर में कलाई में और नीचे टखने में पाया जाता है, कलाई में और टखने में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सरकमडक्शन की क्रियाएं होती है। सरकमडक्शन में 4 क्रियाएं होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन। ये 4 क्रियाएं मिल जाती है, तो उसे बोलेंगे अपन कौन सा, सरकमडक्शन। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इस जोड़ में यानी कॉर्डिलॉइड जोड़ में, इस जोड़ में सबसे ज्यादा भार यानी वजन, भार या वजन उठाने की क्षमता होती है। सबसे ज्यादा क्षमता किसमें होती है, तो कॉर्डिलॉइड जोड़ में होती है। दूसरा, ये किस में पाया जाता है, तो ये कलाई और टखने में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, कलाई और टखने में पाया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें सरकमडक्शन की क्रिया होती है। सरकमडक्शन में कितनी क्रियाएं मिलती है, तो इसमें 4 क्रियाएं मिल जाती है। ध्यान रखना, 4 क्रियाएं मिलती है, तो उसे सरकमडक्शन कहेंगे। उसमें फ्लेक्शन, दूसरी एक्सटेंशन, तीसरी एडक्शन और चौथी एबडक्शन। ये भी ध्यान रखना, ये 4 क्रियाएं मिलती हैं, तो उसे बोलेंगे अपन यहाँ सरकमडक्शन। उसे क्या बोलेंगे, सरकमडक्शन। ये 4 क्रियाएं मिल जाती है। तो
तो इस जोड़ में कॉन्डिलोइड जोड़ में क्या हुआ, इस जोड़ में सबसे ज्यादा क्या होता है, भार उठाया वजन उठाने की क्षमता होती है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, ये कलाई में और काम किस में पाया जाता है, तो टखने में ध्यान रखना, कलाई में और टखने में कौन सा जोड़ पाया जाता है, तो कॉन्डिलोइड जोड़ पाया जाता है। और इस जोड़ में कौन सी क्रिया है, तो इस जोड़ में सर्कमफ्लेक्शन, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एब्डक्शन चारों क्रियाएं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने टोटल जोड़ का जॉइंट, जिसे जॉइंट बोल रहे थे, जोड़ बोल रहे थे, वो टोटल पॉइंट अपन ने पढ़ लिए, जो पूरा चैप्टर पढ़ लिया। इस प्रकार दोस्तों ये अपना आज का टॉपिक ये यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्लास पसंद आई, तो आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अपने चैनल आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों शाम को जो अपनी प्रश्न उत्तरी चलती है और सुबह 7:15 बजे जो अपनी ये क्लास चलती है, ये भी आप लेना ना भूलें। धन्यवाद।